जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कैम्फेन सीसी को मारने के लिए उसकी बोट पे आया था और उसने उसे मार भी दिया था, पर उसे इसके गार्ड्स नहीं मिले थे तो इन्हें इग्नोर करते हुए सीसी के फोन से पुलिस को बुला लेता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी और उन्हीं के साथ ही चंपू भी था। फिर सीसी की डेड बॉडी को चेक करने से इन्हें पता चलता है इसकी मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई है और इसके मुंह में अनजान डीएनए भी मिला है। इससे चंपू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीसी के ऊपर ऐसी स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसके किलर की लोकेशन 5 मिनट के लिए रिवील हो जाएगी। अगले ही पल उसे शैडो की लोकेशन मिल जाती है और वो अपनी गन निकाल के उसे मारने ही वाला था, तभी एक उड़ता हुआ चाकू होता है जो उसके मुंह में ही छेद कर जाता है। अब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे वहीं मर चुके थे। इससे बाकी सारे पुलिस वाले नाराज हो जाते हैं और वो शैडो के ऊपर ओपन फायर करने लगते हैं, पर शैडो ने बताता है कि ये दोनों ही मिले हुए थे, इसका सबूत तुम्हें इनके फोन में मिल जाएगा। एक कॉप को फोन में देखते देखते वो प्रूफ भी मिल जाता है, पर जब वो कैप्टन उससे फोन छीन के प्रूफ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो तुरंत समझ जाती है ये सारा सीन शैडो का जाल है जो उसने इन दोनों को ही मारने के लिए बनाया था। फिर वो शैडो से माफी मांगने के लिए खुद के ऊपर शूट कर लेती है और वो शैडो से विनती करती है गवर्नमेंट के साथ अब भी कॉपरेट करना। इससे कैम्फेन इंप्रेस हो जाता है और उसे पता था कि पिछली जिंदगी में ये लड़की इस सिटी की कैप्टन थी। फिर हमें इसकी बहन को भी दिखाते हैं जो कि एक बंदे के साथ एक बॉस से फाइट कर रही थी। वो जब इस बंदे को हील करने जाती है तो उल्टा बॉस को हील कर देती है, जिससे गुस्से के मारे बॉस इन सबको ही मार देता है। रिस्पॉन पॉइंट पे आने के बाद मिस हील के लिए उसे एक थप्पड़ पड़ता है और बहुत सारी डांट भी पड़ता है। वही बॉस मॉन्स्टर इन लोगों को मारने के लिए रिस्पॉन पॉइंट पे भी आ चुका था। ये देख के उसका साथी भाग जाता है और इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, रात हो चुकी है और हमें एक चमचमाते हुए बंगले को दिखाते हैं जहाँ पर अब भी लाइट्स चालू हैं। वहीं पर ही कुछ टूट फूटने की आवाजें आ रही थी और सच में भी अंदर कोई खाने से भरे हुए बाउल्स को तोड़े जा रहा था। और हमें दिखाते हैं अंदर एक लाल बालों वाली गुस्सेल औरत है जो फोन पे बातें करते करते चिल्ला रही थी, तू यूजलेस लूजर, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है शैडो को मारने के लिए और तू गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल होने के बावजूद ऐसे ही गिव अप कर रहा है। तू कई सालों से गवर्नमेंट के अंदर अपनी आइडेंटिटी छुपा के लो एक्ट कर रहा है और अब इस क्रिटिकल मूवमेंट पे तू इतना ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकता है। मैं कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहती, उसने पूरी डोंगफेंग क्लैन को खत्म कर दिया। डोंगफेंग फैमिली का खून ऐसे ही फालतू में नहीं बह सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुझे किस मेथड का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी कर, पर शैडो को इसका बदला अपने खून से ही चुकाना होगा। तेरे खुद के फादर इन लॉस के हाथों में मरे और फिर भी तू ऐसा हेजिटेट कर रहा है। तभी एक छोटा बच्चा अपने छोटे हाथों में एक बड़ा सा खून से लथपथ चाबुक लेके उसी औरत की तरफ आगे बढ़ता है और हमें दिखाते हैं ये डरावना सा बच्चा कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक रियल इंसानी बच्चा ही है। अभी अभी इस बच्चे ने चाबुक से मार मार के पीछे एक लड़की को वहीं पे ही मार दिया है और ये कहता है मॉम मेरे पास एक प्लान है जिससे हम शैडो को मार सकते हैं। इस बच्चे की आवाज एकदम बचकानी, सुरीली और मधुर थी, बिल्कुल एक सुहाने गाने की तरह। बस उस गाने के लिरिक्स डेडली और डिमोनिक हैं। उसकी मदर इसकी आवाज सुन के कानों से फोन हटाती है और वो कहती है नेल्थियान अब तुम्हारा क्या प्लान है। गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर बस एडल्ट्स जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर हो वही इंटर कर सकते हैं, तुम अब भी उसके अंदर नहीं जा सकते। तो उसका बच्चा एक डेडली लुक देते हुए स्माइल के साथ कहता है मॉम भले ही मैं अभी के लिए गेम के अंदर इंटर नहीं कर सकता पर फिर भी मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ ना। शैडो को लोगों को मारने में बहुत मजा आता है ना, हम उसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे और फिर हम उन लोगों को डेड की फायरवर्क्स की फैक्ट्री के अंदर ही रुकवा देंगे और हम उस फैक्ट्री के अंदर सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखेंगे। जैसे ही वहाँ शैडो किसी को भी मारने के लिए आएगा हम वैसे ही पूरी की पूरी फायरवर्क्स की फैक्ट्री को डेटोनेट कर देंगे। डेटोनेट करके उड़ाने का मतलब धमाके से उड़ा देना। वो बच्चा अब भी बताता है कि जब समय आएगा तो हजारों फायरवर्क्स शैडो की चिता बन जाएंगे और पूरी दुनिया शैडो की मौत देखेगी। भले ये मिशन फेल भी हो जाता है तब भी शैडो से कड़ियां जोड़ जोड़ के भी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो उसकी मदर भी एक स्माइल के साथ कहती है लगता है मैंने जिन संस्कारों को देके तुम्हें बड़ा किया है मेरी वो मेहनत सक्सेसफुल रही है। वो फोन पे कहती है क्या तुमने ये सुना चू, तुम तो अपने बेटे के जितने भी यूजफुल नहीं हो। तो सामने से आवाज आती है ठीक है पर याद रखना ये मैटर पूरी तरह से सीक्रेट होना चाहिए। गवर्नमेंट का प्राइमरी स्टैंड शैडो को रिक्रूट करने का है, मेरे एल्डेस्ट और सेकंड ब्रदर कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। तो ये औरत इसके लिए हाँ करते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं सारी अरेंजमेंट अभी तैयार करूंगी और वो ऐसे ही फोन को काट देती है। फिर वो सामने उसी लड़की की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहती है वेल क्या इस लो लाइफ ने अब भी अपनी लाइफ स्पैम नहीं दी। तो उसका बच्चा भी अपनी क्यूट आवाज में कहता है आई एम सॉरी मम्मा। फिर वो एकदम हंसते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहता है मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने एक्सीडेंटली उसे मार दिया, जैसे ही किसी को मारना कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या तो सन की बच्चा है पर यहाँ सबसे बड़ा सन की सीरीज का राइटर है, कैसे कैसे विलन लेके आ रहा है। वैसे क्या तुम लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब किया, वहाँ पे अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा, भले ही मैं एआई वॉइस में डाल रहा हूँ पर वहाँ पे आने वाली सारी सीरीजेस एकदम लेटेस्ट और बहुत ही बेहतरीन सीरीज होंगी। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो उससे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना और उसे भी सपोर्ट दिखाओ। ठीक है तो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। फिर अपना सीन चेंज होगा, गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर आता है डीमन सिटी के रूइंस के अंदर। डीमन सिटी कौन सी की उसी मैजिक सिटी का ही दूसरा नाम है। यहीं पर ही कोई मॉन्स्टर बिजली की स्पीड से मूव करता है और सारे के सारे इंसानों को ही मारने लगता है। जिनके अंदर एमसी की बहन कॉन्सिसी भी थी, वो सभी लोग मर के लाइफ स्पैम में कन्वर्ट हो जाते हैं और दूर से कुछ लोग इन लोगों को देख रहे थे। वो लोग बात करते हैं क्या तुम लोगों वहाँ पे देखा, वहाँ पर कुछ लोग एकदम से मारे गए। दूसरा कहता है
किसी ने स्टेल्थ में रह के उन्हें मारा है, ये जरूर शैडो होगा। तभी वही पर्सन बिजली की तेजी से आता है और इन लोगों की बॉडीज को भी स्लाइस मार के आगे निकल जाता है। तो ये देख के पीछे खड़े लोग भी ये चिल्लाते हुए भागते हैं, आ भागो यहाँ से, ये शैडो तो पागल हो गया है। शैडो आसपास चलते हुए इनोसेंट लोगों को भी मारता हुआ जा रहा है। तो ये हमारा सीन चेंज होकर शैडो की तरफ आता है, जो कि रियल लाइफ में एक समुद्र के ऊपर सीटियां बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह चुन के कहता है ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, मैं अपने हाइड आउट को यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट करूंगा। इतना बोलते ही एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि क्या तुम 1315.2 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कंज्यूम करके अपनी सोल क्लेंजिंग लैंड हाइड आउट को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। वो ये अमाउंट तो सच में कुछ ज्यादा ही है, ये हाइड आउट जरूर एमसी की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम होने वाली है। तभी एमसी के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा ये हाइड आउट एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, तो प्लीज इसकी लोकेशन को मैप पे एकदम सटीक मार्क करो। और हमें दिखाते हैं एमसी जहाँ खड़ा होता है उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा कैसल सा होता है। एक और नोटिफिकेशन में लिखा था कि एक बार एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी मैटर हाइड आउट की लोकेशन के ऊपर ओवरलैप करेगा उससे एनाइलेट कर दिया जाएगा। क्या तुम फिर भी कंफर्म करना चाहते हो? तो एमसी फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के कंफर्म कहता है और इतना कहते ही कैंफेंग के सामने ही समुद्र में एक बहुत ही बड़ा सा वर्लपुल सा बनने लग जाता है। चारों तरफ समुद्र में हलचल सी होने लग जाती है, पर कैंफेंग वो तो बिना किसी रिएक्शन के सब कुछ देखे जा रहा था और पलक झपकते ही समुद्र को चीरते हुए एमसी का हाइड आउट अंडरग्राउंड से बाहर आने लगता है। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि यह हाइड आउट इतना ज्यादा बड़ा है जो इसने बीच के आधे समुद्र को अकेले ही घेर रखा है। पर ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि बाकी इसका हाइड आउट नीचे समुद्र में अंडरग्राउंड है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, पर इसके बावजूद एमसी के मुंह पे बिल्कुल स्माइल नहीं थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना अगला गोल सेट कर लिया था। अब वो कहता है कि चलो अब ये समय है डिवाइन बुक ऑफ ऑर्डिनेशन को हासिल करने का। फिर कैंगफेंग टेलीपोर्ट होकर गॉड फॉरसेकन गेम में आ जाता है और आते ही उसके पास वांगमिंग के मैसेज आने लगते हैं। वांगमिंग कह रहा था बॉस किसी ने आपकी तरफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आप रैंडमली प्लेयर्स को मार रहे हो, जो सुन के तो एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वांगमिंग कहता है पर जब मैंने आपकी प्लेयर आईडी देखी तब तो आप ऑनलाइन भी नहीं थे, तो मैं समझ गया इस सब से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करवाया। उसमें पता चला कि प्लेयर्स पे हमला करने वाला एक प्लेटिनम टीयर का असेसन बॉस सारुओ है। इसका स्टेल्थ लेवल इतना ज्यादा हाई है कि कोई इसे सेंस भी नहीं कर सकता, देखना तो दूर की बात है। बॉस प्लीज क्या आप इसे ठिकाने लगा सकते हो? फिर अपना सीन चेंज होकर उसी असेसन वाली जगह पे आता है जहाँ पर कई सारे लोग अब भी उसके द्वारा मारे जा रहे थे। पीछे से वही तलवारबाज जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ यही कहता है ये किस तरह का ब्रोकन बॉस है, मेरा एंटी स्टेल्थ लेवल 3 है, पर फिर भी मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। बस अगर मैं इसे देख पाता उतने में ही मैं इसे अकेले के दम पे मार लेता। शैडो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। और ये इतना ज्यादा गुस्सा इसीलिए क्योंकि लास्ट टाइम शैडो ने इससे स्टील सेंट का किल जो चुरा लिया था। और ये ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है धीरे धीरे बोलो थोड़ा, कहीं तुम उस बॉस का एग्रो अट्रैक्ट मत कर लेना। फिर ये लोग दबे पांव आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रीन बालों वाली कहती है कि चलो ऊपर चल के किसी ऊंचाई वाली जगह को देखते हैं जहां से हम सब कुछ अच्छे से देख पाए। तभी चलते चलते इस तलवारबाज का पैर पड़ता है सीधा एक केले के छिलके के ऊपर। पर केले पे चढ़ के उसने थोड़ा शोर मचा दिया था। वो समझ गया था कि मैंने शोर मचाया तो कुछ तो होगा। वो तुरंत ही रोल मार के पीछे करने लगता है, पर तभी एक अटैक आता है जो इसके पूरी टीम को खत्म कर देता है एक ही हमले में। स्वॉर्ड मास्टर तो परफेक्ट रोल मार के बच गया था और वो चिल्लाता है होली शिट, यहाँ केले का छिलका किसने फेंका? और नीचे गिरने के बाद उसे अपने दोस्तों की याद आती है। वो ऊपर उठ के देखता है तो कंफ्यूजन में कहता है हाँ जाओ तू हाउ बाओ। हाँ ये उसके टीममेट्स के नाम है, उसका भी ऐसा ही कोई नाम होगा, कोई कैसे याद रख सकता है। पर पीछे से वही असेसन बॉस ज़ॉम्बीज की तरह घर करके अड़ी टेढ़ी चाल के साथ इसकी तरफ आ रही थी। तो फटाक से रोल मार के इसको डॉच करता है और कहता है डैम इट। वो असेसन छलांग मारते हुए अपने हाथों में पावर्स को एक्टिवेट करती है। ये भी तैयार था रोल मारने के लिए और कहता है चलो आ जाओ, मैं भी कोई तुझसे डरता नहीं हूँ। उस असेसन ने पावर का अटैक को चार्ज कर लिया था और इसी की तरफ मारने वाली थी, पर ये बंदा भी रोल मार के आगे निकल जाता है। पर जब वो बैलेंस बना के सामने देखता है तो वहां तो असेसन ने हमला किया ही नहीं था, वो भी अपना हाथ उठा के सामने ही खड़ी थी। तो ये बंदा कहता है डैम इट, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी रोल मार गया। असेसन अपना पैर उठा के फिर से हमला करने के लिए तैयार होती, तो ये बंदा फिर से रोल मारते हुए दूर निकलने लगता है। पर इस बार वो रोल मारते हुए इसी को देख रहा था। वो देखता है कि उस असेसन ने अब भी हमला नहीं किया है, तो वो कहता है इसने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? फिर वो बार बार इसी असेसन के चक्कर काटते हुए इसी की तरफ रोल मारने लगता है। थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद इसी चक्कर आने लग जाते हैं, इसका सर चक्राने लग जाता है और ये कहता है नहीं मैं तो अपनी रोलिंग की लिमिट तक पहुंचने वाला हूँ। और हमें दिखाते हैं ये असेसन बॉस तो धीरे देख रहे कुछ ग्लिच मार रही थी। ये बंदा भी थोड़ा कंफ्यूजन में रुकता है और वो इसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या ये गायब हो गई? तभी इसी के ऊपर से किसी का वुस करके फिगर आता है और ये बंदा भी चकराते हुए कहता है मुझे तो तारे दिख रहे हैं। तभी वो असेसन अपनी स्टेल्थ ब्रेक करके सीधा इसी की तरफ हमला करता है और स्टेल्थ ब्रेक करने की वजह से इसका अटैक पावर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसे तो पहले ही दिन में तारे दिख रहे थे तो बिल्कुल रेसिस्ट भी नहीं कर पाता और एक ही हमले में उसका खेल खत्म हो जाता है। पर तभी इसी असेसन के पीछे से भी वुस करके किसी का फिगर निकलता है और वहीं से इसी असेसन की कॉपी करते हुए अपना एमसीबी ट्रू स्टेल्थ ब्रेकिंग अटैक करता है। जहां असेसन का डैमेज 3 से 4,000 तक जा रहा था, वहीं एमसी का डैमेज सीधा 28,560 का पड़ा है। इसी से ही तुम लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि इन दोनों की पावर्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। और इसी के अंदर चाकू घुसाने के बाद एमसी कहता है ओ तो तुम हो वो जिसे लोग सारुओ कह रहे हैं, पर अगर तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो ही तो एक स्ट्राइक में तो तुम्हें नहीं मरना चाहिए था। आखिर इस शहर में जितना कोहराम
हंगामा मच रखा है वो तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम अकेले तो नहीं कर सकते। क्विंगफेंग ये सोच ही रहा था, पर तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, कोई नहीं बोलेगा कि ये वीडियो बहुत छोटा है, भाई ये चैप्टर मैंने अच्छे से बहुत ही स्पीड में ही एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए ये चैप्टर जल्दी खत्म हो गया। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को एक्सेप्ट करो भाई, कितना बढ़िया, कितनी सुरीली मधुर आवाज में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ सेकंड चैनल को भी जाके चेकआउट जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।